नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज कृषि विज्ञान की अगली क्लास में आज का हमारा विषय खरपतवार पार्ट सेकंड। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था खरपतवार कहते किसे हैं, खरपतवार शब्द सबसे पहले किसने दिया था, साथ ही खरपतवारों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। इन विशेषताओं को पढ़ने के बाद आज हम हमारी अगली क्लास में पढ़ने जा रहे हैं खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवार जिसे हम कहते तो हैं कि किसी भी स्थान पर बिना बोए अनावश्यक रूप से उगने वाले पौधे खरपतवार कहलाते हैं और जो फसलों को हमेशा हानि ही पहुंचाते हैं। इन्हीं अनावश्यक पौधों को, अवांछनीय पौधों को हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। यह है हमारे खरपतवारों का वर्गीकरण। इस खरपतवारों के वर्गीकरण में हम अलग अलग बिंदुओं के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण करेंगे, उनका विभाजन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं खरपतवारों के वर्गीकरण का पहला भाग, उनके जीवन चक्र के आधार पर। सबसे पहला खरपतवारों का हम वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो जीवन चक्र के आधार पर हम बात करते हैं खरपतवार के पौधे का जीवन कितने दिनों या कितने माह का रहता है, वह खरपतवार कौन सी ऋतु से संबंधित है, किस समय अवधि के दौरान उसका जीवन काल, उस पौधे के उगने से लेकर उसके नष्ट होने तक का समय उसका जीवन काल है। तो उसी आधार पर हम पहला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं खरपतवारों का। तो देखिए, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, इसका पहला भाग है। हम यहां पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं इसका, एक वर्षीय खरपतवार। खरपतवारों के वर्गीकरण में उनके जीवन चक्र के आधार पर इनका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पहला भाग हम यहां पर पढ़ रहे हैं एक वर्षीय खरपतवार। वह खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु में पूरा कर लेती है। वह खरपतवार का पौधा जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु में पूरा कर लेता है, 12 महीने नहीं, एक ऋतु यानी एक माह से कम, एक वर्ष से कम का समय, एक ऋतु 12 महीनों से कम का समय, यह कहलाती है एक वर्षीय खरपतवार जो एक ऋतु में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है, जैसे रवि में या खरीफ में। अब हम सभी को पता है कि ऋतुएं मुख्य रूप से हमारे सस्य विज्ञान के आधार पर बोई जाने वाली जो फसलें, उन्हें हम रवि और खरीफ वाली फसलों में बांटते हैं। तो खरपतवारें भी हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार की होगी एक वर्षीय खरपतवारों में। पहला, खरीफ ऋतु की खरपतवार। तो खरीफ ऋतु की खरपतवारों की हम बात करते हैं। अभी वर्तमान समय जो वर्षा ऋतु का मौसम है, वह खरपतवार जिसके पौधे जून या जुलाई में उगते हैं और सितंबर तक जिन पौधों का बीज उत्पादन हो चुका होता है और वो पौधे पूर्ण रूप से परिपक्व होकर नष्ट होने के कगार पर आ जाते हैं, तो वह पौधे, खरपतवारों के वह पौधे जो जून या जुलाई में उगते हैं और सितंबर तक नष्ट हो जाते हैं, ऐसे खरपतवार के पौधों को हम कहते हैं खरीफ ऋतु की खरपतवार। इसके उदाहरण की हम बात करते हैं। अभी हमारे वर्तमान समय में एक खरपतवार लगती है जिसे हम कहते हैं बरु, जो बाजरे की फसल में लगती है। सोरगम हेलीपेंस। इसी संदर्भ में हम आगे बात करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था एक जंगली चौलाई, ठीक है, एमेरेंथस विरिडस या विरिडी, ठीक है, एमेरेंथस विरिडस। तो यह वह खरपतवार है जो वर्षा ऋतु के मौसम में उगती है, जून जुलाई में उगती है और सितंबर में इनका जीवन काल पूरा हो चुका होता है। फिर इसी एक वर्षीय खरपतवार के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्षीय खरपतवार जो एक ऋतु में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है, पहले हमने पढ़ा खरीफ। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
रवि ऋतु की खरपतवार। रवि ऋतु की खरपतवार में हम पढ़ते हैं कि वह खरपतवार जो अक्टूबर या नवंबर में उगती है और इन खरपतवारों के पौधों पर फरवरी या मार्च तक बीज उत्पादन हो चुका होता है और इनका जीवन काल फरवरी या मार्च तक पूरा हो जाता है। तो वह खरपतवार के पौधे जो अक्टूबर या नवंबर में उगते हैं और फरवरी या मार्च में नष्ट हो जाते हैं, ऐसे खरपतवार के पौधों को हम कहते हैं रवि ऋतु की खरपतवार। अब इस ऋतु में हम बात करते हैं, सबसे मुख्य उदाहरण हम यहां पर पढ़ते हैं गेहूं सा, जो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। गेहूं सा, फेलेरिस माइनर। गेहूं सा गेहूं के जैसे मिलता जुलता खरपतवार होता है जिसे हम कहते हैं फेलेरिस माइनर। इसी संदर्भ में हम आगे बात करते हैं, इसी रवि ऋतु की बात करते हैं, खरपतवार कृष्णनील। कृष्णनील की बात करते हैं, एनागेलिस और बेंसिस। एनागेलिस और बेंसिस। बथुआ, चीनोपोडियम एल्बम। तो वह खरपतवार जो एक ऋतु में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है उसे एक वर्षीय खरपतवार कहते हैं, जैसे हमने यहां पे पढ़ा है खरीफ ऋतु की खरपतवार और रवि ऋतु की खरपतवार। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं जीवन चक्र के आधार पर, सेकेंड पॉइंट है हमारा द्विवर्षीय खरपतवार। तो देखिए यहां वह खरपतवार जो पहले वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि, वह खरपतवार जो पहले साल में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करती है, यानी जिसपे जड़, तना, पत्तियां, टहनियां या शाखाएं लगती है, वो खरपतवार पहले साल में तो होती है बड़ी और दूसरे साल में, दूसरे वर्ष में उस खरपतवार पर बीजों का उत्पादन होता है। उस खरपतवार पर पहले साल में तो वह खरपतवार बड़ी होती है और दूसरे साल में उस खरपतवार पर बीज उगते हैं। तो ऐसी खरपतवार जो पहले साल में बड़ी होती है, दूसरी साल में उस पर बीज लगते हैं, ऐसी खरपतवार को कहते हैं द्विवर्षीय खरपतवार। इसी संदर्भ में हम आगे बात करते हैं, तीसरा है हमारा बहुवर्षीय खरपतवार। तो बहुवर्षीय खरपतवार के बारे में हम बात करते हैं, तो वह खरपतवार जो 2 वर्षों से अधिक समय तक जीवित बनी रहती है, जो 2 वर्षों से अधिक समय तक जीवित बनी रहती है, ऐसी खरपतवारों को हम कहते हैं बहुवर्षीय खरपतवार। जैसे मोथा, अमरबेल। ठीक है, यह खरपतवार बीज से भी उगती है प्लस वानस्पतिक भागों से भी उगती है। वह खरपतवार जो 2 वर्षों से अधिक समय तक खेत में जीवित बनी रहती है उन्हें कहते हैं हम बहुवर्षीय खरपतवार। यह बीजों से भी उग सकती है और वानस्पतिक भागों से भी उग सकती है। तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का जो वर्गीकरण हमने करा उसे 3 भागों में बांटा है हमने। पहला, एक वर्षीय खरपतवार, यानी एक ऋतु में जीवन चक्र पूरा करती है, रवि और खरीफ ऋतु की खरपतवारें। फिर द्विवर्षीय खरपतवार, वह खरपतवार जो पहले वर्ष में तो अपनी वृद्धि करती है, दूसरे वर्ष में उस पर बीज उगते हैं, जैसे यहां पर है जंगली गोभी और जंगली गाजर।
यह पहले वर्ष में तो बड़ी होती है, दूसरी वर्ष में इन पर बीज उत्पादन होता है, और तीसरा वर्गीकरण था हमारा बहुवर्षीय खरपतवार, जो 2 वर्षों से अधिक समय तक खेत में जीवित बनी रहती है। अब खरपतवारों के वर्गीकरण के संदर्भ में हम हमारा अगला बिंदु स्टार्ट करते हैं। तो खरपतवारों का जो अगला वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं वह हम करने जा रहे हैं उनके बीजपत्र या पत्तियों की बनावट के आधार पर। बीजपत्र, यदि हम किसी फसल के बीज की बात करते हैं, जैसे खाद्यान्न वाली फसलें, अनाज या खाद्यान्न वाली जो फसलों की बात करते हैं, उनका दाना एक ही भाग का बना होता है, उसे 2 बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता है। जैसे गेहूं, मक्का, जवार, बाजरा, धान यानी चावल, हम इनके बीजों को 2 बराबर भागों में नहीं खोल सकते हैं, तो ऐसे बीजों को हम कहते हैं एक बीजपत्री। इसी संदर्भ में जो दालें होती हैं, उन दालों के बीजों को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो ऐसे बीजों को हम कहते हैं द्विबीजपत्री। तो यही हम खरपतवारों का जो दूसरा वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं वो है बीजपत्र या पत्तियों की बनावट के आधार पर। आपने देखा होगा जितनी भी खाद्यान्न वाली जो फसलें होती हैं उनकी पत्तियों की बनावट सक्रिय होती है। ये पत्तियां लंबी होती है लेकिन चौड़ाई इनकी कम होती है। और दलहनी पौधों की बात करते हैं, दलहनी पौधों की पत्तियां थोड़ी चौड़ी होती है, चौड़ाई ज्यादा होती है। खाद्यान्न वाली फसलों की चौड़ाई कम होती है। तो सक्रिय पत्ती, चौड़ी पत्ती, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। तो हमने यहां पर हेडिंग डाली है बीजपत्र के आधार पर या पत्तियों की बनावट के आधार पर। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप यहां पे, बीजपत्र के आधार पर खरपतवारों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बीज पत्री या सक्रिय पत्तियों वाली खरपतवार। दूसरा हमारा भाग है द्विबीजपत्री या चौड़ी पत्तियों वाली खरपतवार। एक बीजपत्री यानी वह खरपतवार जिनका दाना एक ही भाग से बना होता है, 2 बराबर भागों में से नहीं खोल पाते हैं। और वह खरपतवार जिनका बीज दाना 2 बराबर भागों से मिलकर बना होता है, उसे जब हम खोलते हैं तो उसके 2 बराबर टुकड़े हो जाते हैं। ऐसी खरपतवार जिनका बीज पत्र 2 बराबर भागों में बढ़ता है, उनकी पत्तियां होती है चौड़ी। और वह खरपतवार जिनका बीज एक ही भाग से मिलकर बना होता है, उसे 2 बराबर भागों में नहीं खोला जा सकता है, ऐसी खरपतवारों की पत्तियां होती है सक्रिय। तो यहां पर हम बात करते हैं एक बीजपत्री खरपतवार या सक्रिय पत्तियों वाली खरपतवार। तो इसके उदाहरणों की हम बात करते हैं। सक्रिय पत्ती वाली खरपतवार में मुख्य उदाहरणों में आता है हमारे गेहूं सा, जो गेहूं की फसल में लगता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है हमारे फेलेरिस माइनर। इसकी पत्तियां सक्रिय होती है गेहूं के समान और इनका दाना एक ही भाग से मिलकर बना होता है। दूसरा हम यहां पर बात करते हैं जंगली जई एविना फतुआ। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं मोथा। मोथे की पत्तियां भी सक्रिय होती है और एक बीजपत्री होता है। साइप्रस
रोटेंडस। ठीक है, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं वह खरपतवार जिनका बीज दाना दो बराबर भागों से मिलकर बना होता है, साथ ही इसकी पत्तियां आकार में बनावट में चौड़ी होती है। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों के अंदर हमारे जो बात आती है वो है हमारे बथुआ, कृष्णनील। बथुए की बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा बथुआ चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है और इसका बीज दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। बथुए की बात करते हैं चीनो पोडियम एल्बम। कृष्णनील एनागेलिस और बेंसिस, एनागेलिस और बेंसिस। इसी संदर्भ में यहां जंगली चौलाई भी आती है। एमेरेंथस विरिडस। तो वह खरपतवार जिनकी पत्तियां सक्रिय होती है और उनका दाना एक ही भाग से मिलकर बना होता है, उन्हें कहते हैं एक बीजपत्री एवं सक्रिय पत्ती वाली खरपतवार। वह खरपतवार जिनकी आकृति बनावट चौड़ी होती है, साथ ही इनका बीज दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, ऐसी खरपतवारों को हम कहते हैं द्विबीजपत्री या चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। अब यहां जो याद रखने वाला बिंदु है वो हम सभी को याद रखना है, मोस्ट पॉइंट है। वह खरपतवार जो एक बीजपत्री होती है और जिनकी पत्तियां सक्रिय होती है, उनका नियंत्रण आइसोप्रोटेयूरोन नामक खरपतवार नाशी से किया जाता है। आइसोप्रोटेयूरोन नामक खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है एक बीजपत्री एवं सक्रिय पत्तियों वाली खरपतवार को नष्ट करने के लिए। सबसे अधिक मात्रा में विश्व में बनाया जाने वाला खरपतवार नाशी आइसोप्रोटेयूरोन है। साथ ही हम आगे बात करते हैं दो बीजपत्री, द्विबीजपत्री एवं चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम यूज में लेते हैं 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D। यह विश्व में बनाया गया सबसे पहला खरपतवार नाशी है और इसका उपयोग चौड़ी पत्तियों वाली खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इन्हें नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को नष्ट करने के काम में लिया जाता है हमारे 2,4-D। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बीजपत्र के आधार पर हमने पढ़ा खरपतवारों का वर्गीकरण। तीसरा वर्गीकरण हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं हमारे फसल संबंध के आधार पर। फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण मोस्ट है। इसे आप ध्यान से नोट करना, ध्यान से याद रखिए। फसल और खरपतवारों के बीच में क्या संबंध है? क्या वह हमेशा हानि पहुंचाती है, या हमारी खेत में, हमारे गेहूं के खेत में यदि जो चना या सरसों का पौधा उग जाए तो वह भी एक खरपतवार की श्रेणी में आता है। कुछ ही खरपतवारें ऐसी होती है, जैसे हमने हमारे बाजरे की WCC 75 वैरायटी किस्म लगाई और इस बाजरे की किस्म में कोई बाजरे की अन्य किस्म 171 राजस्थान 171 नामक कोई किस्म उग गई बाजरे की, तो यह अन्य किस्म भी जो बाजरे की है हमारे खरपतवार कहलाएगी। इसी संदर्भ में कहने का मतलब
एक निश्चित स्थान पर लगाई गई एक निश्चित फसल में अन्य फसल का पौधा उग जाता है तो वह भी खरपतवार कहलाता है। तो देखिए हम यहां पर सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट, निरपेक्ष खरपतवार। वह खरपतवार जो फसलों को सदैव हानि पहुंचाती है। वह खरपतवार जो फसलों को सदैव हानि पहुंचाती है, उन सभी खरपतवारों को हम निरपेक्ष खरपतवार कहते हैं। इस श्रेणी में सभी एक वर्षीय, द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय खरपतवार आती है। वह खरपतवार जो फसलों को हमेशा हानि पहुंचाती है, यानी जो नेगेटिव शब्द, एक नकारात्मक शब्द आ रहा है, वह खरपतवार जो फसलों को हमेशा हानि पहुंचाएगी, उन खरपतवारों को हम कहते हैं निरपेक्ष खरपतवार। इसमें सभी एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय खरपतवार आती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब दूसरा बिंदु हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर, सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार, ये हमारा खेत और इस खेत में हमने अभी बात करते हैं, जैसे बाजरा लगा रखा है, इस खेत में हमने बाजरा लगा रखा है। यदि बाजरे के खेत में उसी ऋतु की कोई अन्य फसल का पौधा उग जाए, यदि खेत में लगाई गई हमारी मुख्य फसल में, जो हमारी बाजरा है एग्जाम्पल के तौर पर, उस मुख्य फसल में उसी ऋतु का या उसी ऋतु की कोई अन्य फसल का पौधा उग जाए, तो वह फसल का पौधा सापेक्ष खरपतवार कहलाता है। जैसे बाजरे के खेत में मूंग, मोठ, चौड़ा, मक्का, जवार या कोई अन्य जो उसी ऋतु का हो, खेत में लगाई गई मुख्य फसल में उसी ऋतु की कोई अन्य फसल का पौधा उग जाए, तो उस पौधे को हम सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर खरीफ ऋतु में, वर्तमान समय में हमने खेत में बाजरा लगा रखा है और बाजरे में उसी ऋतु का, इसी समय का कोई अन्य फसल का पौधा, मूंग, मोठ, चौड़ा, मक्का या जवार का कोई पौधा उग जाए, तो वह पौधा भी खरपतवार कहलाएगा और उसे हम कहेंगे सापेक्ष खरपतवार। इसी संदर्भ में हम अगला उदाहरण पढ़ते हैं। वो उदाहरण है हमारा जैसे अनुकारी, नकलची या मिमिक्री। अनुकारी, नकलची या मिमिक्री, जैसे नकल उतार दें किसी की, नकल, मिमिक्री, खरपतवार। तो देखिए, अनुकारी, नकलची या मिमिक्री खरपतवार का मतलब क्या होता है। जैसे हमने हमारे खेत में कोई फसल लगाई, उदाहरण के तौर पर गेहूं, गेहूं की फसल में उसी फसल के जैसा, गेहूं के ही जैसा आकार, आकृति या बनावट के जैसा कोई अन्य पौधा उग जाए, जैसे गेहूं सा
इसे हम कहते हैं गेहूं का मामा, गेहूंसा या गेहूं का मामा, जो आकार में, आकृति में, बनावट में गेहूं के पौधे के जैसा ही दिखाई देता है, जिसे हम आसानी पूर्वक हाथों से उखाड़कर या कृषि क्रियाओं के द्वारा नष्ट नहीं कर पाते हैं। तो वह पौधा जो मुख्य फसल की बनावट के जैसा दिखाई देता है, उस पौधे को हम कहते हैं अनुकारी, नकलची या मिमिक्री खरपतवार। जैसे गेहूं की फसल में गेहूंसा या गेहूं का मामा। इसी प्रकार जो बाजरा होता है, बाजरे में लगती है बरू, और जो रिंजका होता है या बरसीम होती है, उसमें लगती है कासनी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ कई अन्य उदाहरण भी हैं। तो वह फसल खेत में लगाई गई मुख्य फसल की आकृति या बनावट के जैसा कोई अन्य पौधा उग जाए जिसे हम आसानी पूर्वक अलग नहीं कर पाए, तो ऐसे पौधे को हम कहते हैं अनुकारी, नकलची या मिमिक्री खरपतवार। जैसे गेहूं की फसल में गेहूंसा, धान में जंगली धान, बाजरे में बरू। ठीक है, इसी संदर्भ में हम आगे पढ़ते हैं। एक विशेष उदाहरण हम पढ़ने जा रहे हैं जो हम सभी को उदाहरण याद होना चाहिए। ये इस बिंदु का मोस्ट पॉइंट है। अवांछित या रोग्यू खरपतवार, अवांछित या रोग्यू खरपतवार।